नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अब तक आपने पढ़ा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यानी वो शब्द जो लेखा शास्त्र की रीढ़ की हड्डी है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा, खातों का वर्गीकरण। सबसे पहले बात करते हैं अकाउंट्स क्या होता है। देखिए, आप सभी के बैंक में अकाउंट होगा, है ना। तो बैंक में आपका अकाउंट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा जो लेन देन बैंक से किए जाते हैं उन सभी का लेखा एक जगह पर रखा जाता है। तो बस यही अकाउंट की परिभाषा होगी। आप जो लेन देन करते हैं, यानी एक प्रकार के हेड के अंतर्गत सभी लेन देन जो उस हेड से संबंधित हैं, किसी पर्टिकुलर हेड में सभी संबंधित लेन देनों का लेखा जिस छत के नीचे किया जाता है, जिस मद के अंतर्गत किया जाता है, वही अकाउंट कहलाता है। अकाउंट व्यक्ति का हो सकता है, वस्तु का हो सकता है, या किसी व्यय का हो सकता है, या किसी आय का हो सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। अब देखिए, अकाउंट में हम न केवल राशियां शो करते हैं, बल्कि उस अकाउंट पर लेन देनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है यह भी हम शो करते हैं। इसके बारे में हम और ज्यादा जानकारी बाद में हासिल करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं, यानी खातों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो देखिए, खातों के वर्गीकरण की जब बात होती है तो ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच, दो प्रकार के वर्गीकरण सामने आते हैं। मॉडर्न अप्रोच यानी आधुनिक विचारधारा के अनुसार 5 प्रकार के खाते होते हैं। इस वीडियो से पहले हमने लेखांकन समीकरण पढ़ा है, तो मॉडर्न अप्रोच को लेखा समीकरण विचारधारा भी कहा जाता है। यह एक अमेरिकन अप्रोच है, यानी मूल रूप से अमेरिकन पद्धति है मॉडर्न अप्रोच। इस अप्रोच के अनुसार खाते 5 प्रकार के होते हैं। पहला है एसेट्स अकाउंट, जिसे हिंदी में संपत्ति खाते कहा जाता है। दूसरा है लायबिलिटीज या दायित्व खाते, जिसे हिंदी में दायित्व कहा जाता है। तीसरा है कैपिटल अकाउंट, जिसे हिंदी में पूंजी कहा जाता है। चौथा है रेवेन्यू अकाउंट, जिसे हिंदी में आगम खाते कहा जाता है। और पांचवा है एक्सपेंसेस अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यय कहा जाता है। इस प्रकार से मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से 5 प्रकार के खाते होते हैं, यानी मूल प्रकार ये है, सारे खाते इन 5 के अंडर में आ जाते हैं। हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से खाते किस प्रकार के खाते के अंडर में आते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। ट्रेडिशनल अप्रोच यानी परंपरागत विचारधारा, ये ब्रिटिश अप्रोच भी कही जाती है। इस अप्रोच के अनुसार मूल रूप से खाते 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पर्सनल अकाउंट, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत खाते कहा जाता है। दूसरा है रियल अकाउंट, जिसे हिंदी में वास्तविक खाते या वस्तुगत खाते कहा जाता है। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है नाम मात्र के खाते। अब हम बात करते हैं आधुनिक अप्रोच के अनुसार 5 प्रकार के खातों में से पहला प्रकार है एसेट्स अकाउंट, यानी संपत्ति खाते। देखिए, साधारण भाषा में संपत्ति चाहे किसी को भी कह देते हो, लेकिन लेखा शास्त्र में संपत्ति कहने के लिए, यानी जिसे हम संपत्ति कह सकते हैं, उसमें कुछ गुण होना जरूरी है। पहली बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण अगर किसी वस्तु में है तो वो व्यापार की व्यवसाय की संपत्ति कहलाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज है कि व्यवसाय का स्वामित्व, यानी व्यवसाय उसका स्वामी होना चाहिए, और ये स्वामित्व बाहरी पक्षकारों से, आउटसाइडर से, किसी व्यापार के अलावा बाहरी पक्षकारों से हासिल किया गया हो, कुछ पैसा चुका करके, यानी आउटसाइडर्स को पे करके वैधानिक अधिकार अगर किसी वस्तु के ऊपर हासिल किया गया हो, यह संपत्ति का लक्षण होना चाहिए। दूसरी बात करें
कि जिसकी कुछ वैल्यू हो, यानी संपत्ति के अंतर्गत वो चीज आती है जिसकी कोई वैल्यू हो और उस वैल्यू को हम मुद्रा के रूप में व्यक्त कर सके, है ना। तो देखिए, किसी व्यवसाय को अगर सूर्य की रोशनी से फायदा हो रहा है तो सूर्य की रोशनी उस व्यवसाय के लिए संपत्ति नहीं कही जाएगी। इसका कारण है कि उसको कुछ पैसा देकर के हासिल नहीं किया गया है, वो प्रकृति प्रदत्त है और सभी के लिए निशुल्क है। इसका मतलब आप समझ गए संपत्ति के लिए क्या क्या होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि संपत्ति के कुछ उदाहरण कौन कौन से हैं। देखिए, संपत्ति का विस्तृत वर्गीकरण हम आगे पढ़ेंगे जब हम बैलेंस शीट के अंदर संपत्ति कितने प्रकार की होती है ये पढ़ेंगे, तब हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। अभी मैं आपको सामान्य बात बताता हूं कि किसे संपत्ति कहा जाएगा। बिल्डिंग, यानी जिस भवन में व्यापार किया जा रहा है वो व्यापार की संपत्ति है। दूसरा, कंप्यूटर्स, साधारण व्यवसाय के लिए, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर व्यवसाय के लिए तो कंप्यूटर माल हो गया, लेकिन अन्य व्यवसाय के लिए कंप्यूटर्स संपत्ति का कार्य करेगा। फर्नीचर, फर्नीचर भी व्यवसाय के लिए संपत्ति है, लेकिन फर्नीचर व्यवसाय के लिए फर्नीचर माल कहा जाएगा। अगला है मशीनरी। जो मशीनरी किसी वस्तु के प्रोडक्शन में लगी हुई है वो मशीनरी उस व्यवसाय के लिए संपत्ति है। ये संपत्तियों के उदाहरण आपने देखे जिनसे आप अच्छी तरह से परिचित हैं साधारण जीवन में भी, है ना। कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है जो दिखती नहीं है लेकिन होती है ना, जिनको हम अदृश्य संपत्तियां कहते हैं। आगे इसका वर्गीकरण करेंगे इंटेंजिबल एसेट्स के रूप में। तो देखिए, वो संपत्तियां कौन कौन सी होती है। गुडविल, किसी व्यवसाय की रेपुटेशन या ख्याति, जिसे हिंदी में कहा जाता है, वो गुडविल संपत्ति का एक उदाहरण है। दूसरा है पेटेंट। अगर किसी दवा का पेटेंट कोई कंपनी करा लेती है तो वो पेटेंट उस कंपनी के लिए संपत्ति कहा जाएगा, क्योंकि उसको अधिकार मिल गया उस दवा का उत्पादन करने का। कोई अन्य व्यक्ति उस दवा का उत्पादन उसकी परमिशन के बगैर नहीं कर सकता, गवर्नमेंट ने उसको अधिकार दे दिया है। अगला है सॉफ्टवेयर। आप अच्छी तरह परिचित है, कंप्यूटर में विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके माध्यम से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स है। ध्यान दीजिए, कंप्यूटर्स जो हम यहाँ बात कर रहे हैं वो हार्डवेयर की बात हो रही है और सॉफ्टवेयर अलग होते हैं, है ना। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो इंटेंजिबल एसेट्स है, जबकि कंप्यूटर्स टेंजिबल एसेट्स है। आगे हम इसको और अधिक पढ़ेंगे। अब बात करते हैं अगली एसेट्स ट्रेडमार्क की। ट्रेडमार्क यानी व्यापारिक चिन्ह, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। और माइंस, किसी प्रकार के खनिजों की माइंस का अगर आपको अधिकार मिला हुआ है तो वो भी आपकी संपत्ति है। मॉडर्न अप्रोच का दूसरा प्रकार है खातों का लायबिलिटीज, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, दायित्व। साधारणतः हम जानते हैं कि दायित्व का अर्थ होता है जो हमें देना है। बस लेखा शास्त्र में भी दायित्व का अर्थ वही होता है कि जो एक व्यवसाय को दूसरों को चुकाना है। क्यों चुकाना है? क्योंकि या तो हमने उनसे माल खरीदा होगा या उधार पैसा लिया होगा, तो निश्चित रूप से हमें चुकाना है। यही दायित्व कहलाता है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा संपत्ति और दायित्व बैलेंस शीट के साथ में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इतनी सी बात करेंगे कि इसके उदाहरण क्या क्या है। सबसे पहले, अगर किसी व्यवसाय ने बैंक से लोन लिया है या किसी बाहरी पक्षकार से लोन लिया है तो वो उसका दायित्व कहलाता है, या किसी अन्य व्यवसाय से कोई माल खरीदा है तो वो उसके लेनदार हैं तो वो पैसा लेंगे, इसलिए वो भी एक प्रकार का दायित्व है। दायित्व कई प्रकार के होते हैं। वैसे देखा जाए तो मैंने आपको बताया था कि पूंजी भी एक दायित्व है ना, लेकिन पूंजी को आंतरिक दायित्व माना जाता है। इस प्रकार से दायित्वों का अलग अलग वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे हम। लेकिन पूंजी को हम यहां इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि आधुनिक वर्गीकरण के अनुसार तीसरा प्रकार अगला कैपिटल अकाउंट ही है। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार
खातों का तीसरा प्रकार है पूंजी खाते, कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स खातों का मुख्य प्रकार भी है और कैपिटल अकाउंट के प्रकार के अंतर्गत दो प्रकार के खाते मुख्य रूप से आते हैं, जिसके अंतर्गत कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट दोनों ही खाते आते हैं। कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम वीडियो में पिछले काफी विस्तृत चर्चा कर चुके हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंतर्गत। अभी मैं आपको यह बताऊंगा सिर्फ कि कैपिटल जो होती है वो क्या होती है। देखो, व्यवसाय के तीन प्रकार के प्रारूप होते हैं। एक होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसे हम कहते हैं एकाकी व्यापार, जिसमें एक ही व्यक्ति पूंजी लगाता है, सारा प्रॉफिट उसी का, सारी रिस्क उसी की। वो जब व्यापार में पैसा लगाता है, इन्वेस्ट करता है, तो व्यापार के लिए वो कैपिटल कहलाता है। दूसरा प्रकार होता है पार्टनरशिप, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से कोई व्यवसाय करते हैं, जिसे हम साझेदारी कहते हैं। साझेदार जब किसी व्यवसाय में कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, दोनों पार्टनर या जो भी जितने भी पार्टनर है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कहलाता है। और तीसरा मुख्य प्रकार है कंपनी। कंपनी के अंतर्गत जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो शेयर के माध्यम से जो पूंजी लगाते हैं उन्हें हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इस प्रकार से कैपिटल अकाउंट्स के अंतर्गत कई प्रकार के खाते आते हैं। हम 11th के अंतर्गत केवल सोल प्रोप्राइटरशिप के अकाउंट्स ही पढ़ते हैं, इसलिए अभी हमारे इन दोनों खातों से ही काम है, यानी ये दोनों खातों से ही हमारा पाला पड़ने वाला है। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग अकाउंट। मैं आपको बताऊं कि ड्राइंग अकाउंट के कुछ अन्य उदाहरण भी हो सकते हैं, जैसे इनकम टैक्स अकाउंट। इनकम टैक्स अकाउंट जो होता है वो ड्राइंग अकाउंट ही है एकाकी व्यापार के दृष्टिकोण से, क्योंकि इनकम टैक्स व्यापारी का निजी खर्चा होने के कारण ड्राइंग कहलाता है। एक और उदाहरण जो आपके काम आएगा 11th में वो है LIC प्रीमियम, है ना, इंश्योरेंस प्रीमियम, जीवन बीमा प्रीमियम। देखो, जीवन बीमा प्रीमियम निश्चित रूप से व्यवसायी यानी स्वामी के जीवन से जुड़ा हुआ बीमा है, इसलिए उसकी प्रीमियम को व्यापारी का निजी व्यय माना जाएगा, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। इस प्रकार से आपके 11th के लेवल पर ये तीनों प्रकार के खाते ड्राइंग ही माने जाएंगे। और कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट ये खाते कैपिटल अकाउंट्स नामक हेड के अंतर्गत वर्गीकृत होंगे। मॉडर्न अप्रोच के अनुसार खातों का चौथा प्रकार होता है रेवेन्यू अकाउंट, हिंदी में बोला जाता है आगम खाते। देखिए, रेवेन्यू अकाउंट एक प्रकार से दो भागों में बांटी जा सकती है। पहली है इनकम और दूसरे है गेन्स। इनके बारे में हम ज्यादा जानकारी बाद में हासिल करेंगे। पहले मैं आपको इनके कुछ उदाहरण बता देता हूं कि जिसकी हमने चर्चा कर ली है। आपने कैश डिस्काउंट के समय देखा होगा कि डिस्काउंट रिसीव्ड एक खाता होता है जो कि उस व्यक्ति के लिए लाभ है जिसे पैसा कम चुकाना पड़ रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड व्यापार की इनकम मानी जाएगी। इसी प्रकार से अगर ब्याज प्राप्त करता है किसी व्यक्ति से तो इंटरेस्ट रिसीव्ड भी उसकी इनकम है। और माल जो व्यापार में बेचा जाता है या सर्विसेज जो प्रोवाइड कराई जाती है उसके बदले में जो शुल्क वसूल किया जाता है, जो माल की बिक्री से पैसा आता है, वो भी रेवेन्यू है, यानी सेल्स अकाउंट साधारण भाषा में रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत आएगा। और सेल्स रिटर्न भी इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न का मतलब होता है डिक्रीज इन रेवेन्यू, है ना, यानी रेवेन्यू में कमी। तो देखिए, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट दोनों ही प्रकार के खाते रेवेन्यू के अंतर्गत लेने हैं हमें। और दूसरे भी, जहां आप देखिए कि इनकम शब्द है
तो निश्चित रूप से रिसीव्ड शब्द होगा, क्योंकि आय प्राप्त होती है। तो जिन खातों के आगे, साधारण ट्रिक ये है कि जिन खातों के आगे रिसीव्ड शब्द लग रहा हो वो हमें रेवेन्यू अकाउंट के अंतर्गत लेने हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और भी उदाहरण हो सकते हैं जैसे कमीशन रिसीव्ड, है ना, इस प्रकार से। अब हम बात करते हैं गेन की। देखिए, गेन का मतलब क्या होता है? लाभ। तो गेन कोई अलग चीज नहीं है, लेकिन ये ऐसा लाभ है जो व्यापार की मुख्य ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड नहीं है, यानी जो मुख्यतः व्यापार की गतिविधि नहीं है। यानी हमको मालूम है कि व्यापार माल बेचने के लिए किया जाता है, संपत्ति बेचने के लिए नहीं। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपके पास कंप्यूटर पुराना हो गया है, फर्नीचर पुराना हो गया है, और अब वो व्यापार को बेनिफिट देने लायक नहीं रहा, यानी उसकी वैल्यू व्यापार के लिए कम पड़ गई है। फिजिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन व्यापार के दृष्टिकोण से उसकी वैल्यू कम है, तो हम उसे बेचने की प्लान करेंगे। हो सकता है कि उसकी बिक्री पर हमें लाभ हो जाए, तो ऐसा लाभ गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स के अंतर्गत आएगा, और यह भी रेवेन्यू ही कहलाएगा। इस प्रकार से रेवेन्यू के अंतर्गत गेन और इनकम दोनों आते हैं, जिनके उदाहरण इस वीडियो में हमने देखे। मॉडर्न अप्रोच का पांचवा और अंतिम प्रकार है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस का हिंदी अर्थ होता है व्यय। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के वो खर्चे जो व्यापार में रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जाते हैं, है ना, उनको हम व्यय कहेंगे। जैसे इसके उदाहरण सैलरी यानी वेतन, मजदूरी यानी वेजेज, रेंट यानी भवन का किराया, बिजली का बिल, इंटरनेट के खर्चे, माल खरीदने का खर्चा यानी परचेजेज अकाउंट एक्सपेंसेज माना जाएगा परचेजेज अकाउंट को मॉडर्न अप्रोच के अनुसार, है ना। और परचेज का विपरीत परचेज रिटर्न होता है, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। तो परचेज रिटर्न क्या है? परचेज में कमी, है ना। इसलिए परचेज रिटर्न अकाउंट भी एक्सपेंसेस अकाउंट के अंतर्गत ही वर्गीकृत होगा। जिस प्रकार से सेल्स और सेल्स रिटर्न दोनों खाते रेवेन्यू या इनकम के अंतर्गत आते हैं, ठीक उसी प्रकार से परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट दोनों खाते एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें भुगतान नहीं करना पड़ता। आप सोचेंगे एक्सपेंसेस है और भुगतान नहीं करना पड़ता, यानी बिल्कुल वो लॉस है, तो हम एक्सपेंसेस के हेडिंग में लॉस को भी इंक्लूड करते हैं, है ना। तो हमने देखा कि कुछ लॉसेस व्यापार में हो सकते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस बाय अर्थक्वेक, लॉस बाय थेफ्ट, चोरी, आगजनी या भूकंप, बाढ़, इनसे जो लॉस होता है उसे हम एक्सपेंसेस ही मानेंगे, है ना। तो डूबत ऋण की जब हम बात करते हैं तो यह भी एक प्रकार का व्यापार के लिए लॉस है ना, यह भी एक्सपेंसेस है। और एक एक्सपेंसेस और होता है जिसकी विस्तृत चर्चा हम उसी चैप्टर में करेंगे जब वो चैप्टर पढ़ेंगे, वो है डेप्रिसिएशन, यानी जिसे हिंदी में कहेंगे मूल्यह्रास। अभी मैं आपको यहां शॉर्ट में बता देता हूं कि किसी भी ऐसी संपत्ति में जो स्थायी संपत्ति हो उसकी वैल्यू में कमी आ जाती है। किसी भी संपत्ति को हम कंटिन्यूस यूज लेते हैं तो उसकी जो वैल्यू में डिक्रीज होता है ना, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, यानी उसके मूल्य की कमी। हमने आज जो 10,000 का मोबाइल खरीदा है, निश्चित रूप से 1 साल बाद उसका 5,000 4,000 ही आएगा। तो ये जो कमी हुई है उसके मूल्य में, ये कमी ही डेप्रिसिएशन है। ये हर प्रकार की फिक्स्ड एसेट्स में लागू होता है। प्रैक्टिकली चाहे बिल्डिंग के भाव बढ़े या भूमि के भाव बढ़े, संपत्ति के भाव बढ़े, लेकिन लेखा शास्त्र के दृष्टिकोण से प्रत्येक स्थायी संपत्ति के उपयोग से उसकी वैल्यू में कमी आती है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे। ये एक्सपेंसेस के उदाहरण हैं। देखिए,
हमने मॉडर्न अप्रोच के अकाउंट अनुसार 5 प्रकार के खातों की बात कर ली है। अब हम पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार खाते कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ाते समय बताया था कि अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, है ना। लेकिन कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। उनका ये कहना है कि रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट्स हैं। इस प्रकार से उनके अनुसार मुख्य प्रकार 2 है, लेकिन वापस वो ये भी कहते हैं कि इम्पर्सनल अकाउंट के 2 प्रकार हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि ज्यादातर लेखक यही कहते हैं कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो हम भी यही मानेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 प्रकार के खाते होते हैं। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि व्यक्तिगत खाते का अर्थ है व्यक्ति, है ना। तो देखिए, व्यक्ति किसको कहते हैं आपको मालूम है कि जो भगवान की रचना है, क्रिएशन ऑफ गॉड, उसे हम व्यक्ति कहते हैं, है ना। तो नेचुरल पर्सन जो होता है वो व्यक्ति है। तो व्यक्तिगत खातों में सबसे पहला आएगा अकाउंट्स ऑफ नेचुरल पर्सन, जैसे राम, सीता, मोहन, गीता, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सब व्यक्तिगत खाते के प्रकार हैं जो कि नेचुरल पर्सन्स अकाउंट है ना? और स्वामी, चूंकि सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात कर रहे हैं 11th के लेवल पे, तो स्वामी या प्रोप्राइटर्स के खाते जो होते हैं, जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट, इन दोनों खातों का संबंध किसी बाहरी पक्षकार से नहीं होकर के स्वयं स्वामी से ही होता है, इसलिए ये स्वामित्व के खाते कहलाते हैं। ये भी नेचुरल पर्सन्स अकाउंट ही है। अब बात करते हैं व्यक्तिगत खातों का दूसरा महत्वपूर्ण प्रकार है अकाउंट्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वास्तव में देखा जाए तो कोई पर्सन नहीं है, बल्कि कुछ संस्थाएं हैं जिनका प्रतिनिधित्व नेचुरल पर्सन करते हैं। जैसे आपके स्कूल एक आर्टिफिशियल पर्सन कहलाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व नेचुरल पर्सन यानी कौन करते हैं, प्रिंसिपल सर, है ना। ठीक इसी प्रकार से बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसका प्रतिनिधित्व कौन करता है, उसका मैनेजर। ठीक इसी प्रकार से कोई गवर्नमेंट है जो कि आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका प्रतिनिधित्व कौन करते हैं, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री। इस प्रकार से तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स के उदाहरण कौन कौन से हैं। पहला है इंस्टीट्यूशन यानी कोई संस्था, दूसरा है गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार। तीसरा है कंपनी, किसी भी प्रकार की कंपनी हो सकती है। चौथा है पार्टनरशिप फर्म्स, कोई फर्म हो सकती है, साझेदारी। अगला है ट्रस्ट, किसी भी प्रकार की ट्रस्ट गठित की गई हो। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी प्रकार का संगठन, कोई क्लब हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, कोई स्कूल हो सकता है, कोई कॉलेज हो सकता है, कोई होटल्स हो सकते हैं, कोई हॉस्पिटल हो सकते हैं, कोई हॉस्टल हो सकते हैं। तो ये सारे संस्थाएं, संगठन, ये सब क्या कहलाते हैं, आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये एक बहुत ही अलग प्रकार के व्यक्तिगत खाते होते हैं, जिनकी चर्चा हम यहां विस्तृत नहीं करेंगे, जिनकी चर्चा हम अगले वीडियो में विस्तृत करेंगे। प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते, अभी सिर्फ इसका नाम लिखा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट। रियल अकाउंट को वास्तविक या वस्तुगत खाते कहा जाता है। वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते 2 प्रकार के होते हैं, माल संबंधी खाते और संपत्ति संबंधी खाते। माल संबंधी खातों के बारे में हम चर्चा
एक वीडियो में कर चुके हैं माल खाते के प्रकार के अंतर्गत, जिसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स अकाउंट और सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये सभी खाते कौन से खाते कहलाते हैं? माल संबंधी खाते। तो जो सारे माल संबंधी खाते होते हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है संपत्ति संबंधी खातों की। तो संपत्ति के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि देनदारों के अलावा, क्योंकि देनदार संपत्ति तो है, यानी उनसे हमें पैसा लेना है, संपत्ति तो है, लेकिन संपत्ति वो है फिर भी उनको, चूंकि नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, और वो डेटर्स पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आ गए, इसलिए डेटर्स को छोड़ करके बाकी सारे संपत्ति खाते, बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर्स वगैरह, चाहे टेंजिबल एसेट्स हो चाहे इंटेंजिबल, पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि कौन कौन से संपत्ति खाते होते हैं। तो इस प्रकार से संपत्ति संबंधी सारे खाते, जिसके अंतर्गत कैश अकाउंट भी आता है, नगद खाता, रोकड़ी खाता, और स्टॉक अकाउंट भी आता है, वो सारे खाते कौन से खाते कहलाते हैं? रियल अकाउंट। अब हम अगले प्रकार की बात करते हैं, जो कि है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है नाम मात्र के खाते। देखिए, इनको नाम मात्र के खाते क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम खाते बंद करते समय बात करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है कि नॉमिनल अकाउंट नाम मात्र के खाते को कहते हैं, जिसके अंतर्गत दो प्रकार के खाते आते हैं, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यानी सारे व्यय और हानियां इसके अंतर्गत आते हैं। व्यय और हानियों के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और इनकम और गेन या प्रॉफिट दूसरा। नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत दोनों प्रकार के खाते आते हैं, इनकम अकाउंट, गेन अकाउंट या प्रॉफिट अकाउंट, और एक्सपेंसेस और लॉस अकाउंट। इस प्रकार से हमने जाना कि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से तीन प्रकार के खाते होते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अब हम बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, और एक्सपेंसेस के बारे में भी विस्तृत चर्चा करनी होगी हमें। तो हम अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की, विस्तार से बात करेंगे, और एक्सपेंसेस की भी विस्तार से बात करेंगे। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हम पढ़ रहे हैं प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तिगत खाते। ये खातों का वो प्रकार है जो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। चूंकि इस प्रकार को इसके महत्व के हिसाब से विस्तृत पढ़ना बहुत आवश्यक है, इसे पढ़ने के लिए हम इस चार्ट की मदद ले सकते हैं। देखिए, आपको मालूम है कि इनकम और एक्सपेंसेस ये खाते किसके अंतर्गत आते हैं? नॉमिनल अकाउंट के अंदर है। तो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत तो आते हैं, लेकिन हमेशा नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत नहीं आएंगे। कभी कभी इनकम और एक्सपेंसेस रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी बन जाते हैं। देखिए, प्रतिनिधित्व करने का मतलब ये हुआ है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो आय और व्यय है ना, जिनका संबंध जिन व्यक्तियों से है, आय और व्ययों का संबंध जिन व्यक्तियों से है, उन व्यक्तियों या व्यक्ति के ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते होते हैं ये। देखिए, बात करते हैं इसको और अधिक विस्तार से। जैसे हम पहले बात करते हैं इनकम की। इनकम तीन प्रकार से हो सकती है, यानी उसके तीन स्तर हो सकते हैं। पहला है, कोई आय हमने कमा ली और नगद प्राप्त कर ली, यानी हमने जिस वर्ष कमाई उसी वर्ष प्राप्त भी कर ली, यानी कमाना और प्राप्त करना दोनों क्रियाएं एक ही वर्ष में हो गई, है ना। देखिए, आय कमाना अलग चीज है और रियल में प्राप्त करना अलग चीज है। अगर ये दोनों ही कार्य एक ही वर्ष में हो गए हैं तो वह इनकम ऑफ द ईयर, उसी वर्ष की आय कहलाएगी, और इसे हम नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब उसके एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। अब बात करते हैं कि अगर कोई आय जो हमने कमा तो ली, इसी वर्ष कमा तो ली, यानी उससे संबंधित कार्य तो हमने कर लिया, लेकिन
हमें वो प्राप्त नहीं हुई, यानी हमने इनकम अर्न कर ली, है ना, लेकिन नॉट रिसीव्ड है वो, है ना, तो उसे हम कहेंगे एक्रूड इनकम या उपार्जित आय। यानी हमने इनकम कमा ली और प्राप्त नहीं हुई, तो वो क्या कहलाएगी, उपार्जित आय या एक्रूड इनकम। ऐसा भी हो सकता है कि हमने कमाई नहीं है, यानी उससे संबंधित कार्य हमने नहीं किया है परंतु प्राप्त कर ली। कभी कभी क्या होता है कि हम कमा तो लेते हैं, कम नहीं कमाते हैं, लेकिन फिर भी एडवांस में या अग्रिम प्राप्त कर लेते हैं, तो वो चूंकि हमने कमाई नहीं है इसलिए उसे अनअर्न्ड या प्री रिसीव्ड इनकम कहा जाएगा। हिंदी में उसे कहेंगे अनुपार्जित आय। तो देखिए, उपार्जित आय और अनुपार्जित आय दोनों एक दूसरे की विपरीत स्थिति है। एक कंडीशन में हमने कमा ली परंतु प्राप्त नहीं की, दूसरी कंडीशन में हमने प्राप्त कर ली परंतु कमाई नहीं। तो हमने चूंकि एक्रूड इनकम को कमा तो लिया चालू वर्ष में, लेकिन प्राप्त इस वर्ष में नहीं हुआ, अगले वर्ष में हो जाएगा, कोई बात नहीं, व्यवसाय में ऐसा चलता है। और दूसरा है कि कोई अनअर्न्ड इनकम जो हमने पहले उसका पैसा प्राप्त कर लिया लेकिन कमाया नहीं, अगले वर्ष से संबंधित है, हम उससे संबंधित कार्य अगले वर्ष में करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों प्रकार के जो उदाहरण हैं इनकम के, ये इनकम के ही उदाहरण है, लेकिन इनके आगे एक्रूड शब्द लग रहा है और इसके आगे अनअर्न्ड शब्द लग रहा है। तो जब किसी इनकम के आगे या पीछे भी लग सकता है एक्रूड या अनअर्न्ड शब्द लगता है उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में, प्रीफिक्स और सुफिक्स के रूप में, अगर एक्रूड और अनअर्न्ड वर्ड लग रहा है तो उसे हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे, है ना। तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के उदाहरण है एक्रूड इंटरेस्ट, अनअर्न्ड रेंट रिसीव्ड, कुछ भी, यानी कोई भी आय जिसके पहले या बाद में अगर ये शब्द लग रहे हैं तो वो आय रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट मानी जाएगी, ठीक है। तो खाली इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो कौन सा खाता है, नॉमिनल अकाउंट, लेकिन अगर एक्रूड इंटरेस्ट लिखा हुआ है तो कौन सा खाता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ओके। अब हम इसी तरह से बात करते हैं एक्सपेंसेज की। एक्सपेंसेज भी इसी तरह से तीन प्रकार से हो सकते हैं। पहला है कि एक्सपेंसेस ड्यू हो गए, यानी उनका भुगतान करना हमारा लीगल ऑब्लिगेशन है, दायित्व है, लेकिन हमने उसी वर्ष भुगतान भी कर दिया, यानी ड्यू भी हो गए उसी वर्ष और हमने भुगतान भी कर दिया, उन्हें हम कहेंगे एक्सपेंसेस ऑफ द ईयर। वो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट है, जनरल, सामान्य रूप से जो जिस वर्ष ड्यू होता है खर्चा, हम उसका भुगतान उसी वर्ष कर देते हैं, तो वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आएगा। जैसे सैलरी जिस साल की है उस साल चुका दी, इंश्योरेंस प्रीमियम जिस साल का है उस साल चुका दिया, तो सैलरी, इंश्योरेंस प्रीमियम या और कोई भी व्यय जो हमने पढ़े हैं व्यय के प्रकार में, है ना, तो वो खर्चा नॉमिनल अकाउंट कहलाएगा क्योंकि वो उसी वर्ष ड्यू हुआ और हमने उसका भुगतान भी कर दिया, एक्सपेंसेस है। अब हम बात करते हैं कि कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो ड्यू तो हो गए परंतु हमने नहीं चुकाए, बाकी रह गए, है ना। हो सकता है कि हमारा दायित्व तो था उनको इस वर्ष चुकाने का, लेकिन हम किसी कारण से उनको इस वर्ष नहीं चुका पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज या बकाया व्यय, यानी उनका संबंध चालू वर्ष से है, यानी उनसे संबंधित कार्य तो चालू वर्ष में हो गया, हमें उनको उसी वर्ष चुकाना चाहिए, लेकिन हम इस वर्ष हम उनको नहीं चुका पाए और अगले वर्ष में या अगले वर्षों में चुकाएंगे, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज। ठीक इसी प्रकार से विपरीत स्थिति भी हो सकती है, यानी एक्सपेंसेस ड्यू नहीं हुए परंतु चुका दिए। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनका भुगतान हमें एडवांस करना पड़ता है ना, अग्रिम रूप से, यानी एक्सपेंसेस ड्यू नहीं है, यानी अभी चुकाना दायित्व नहीं है, लेकिन हमें भुगतान करना है या हमने हमारी इच्छा से एडवांस पेमेंट कर दिया है, इनको हम कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय, है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस या पूर्वदत्त व्यय। इनका संबंध इस वर्ष से नहीं होता है बल्कि अगले वर्ष या वर्षों से होता है, परंतु उनका भुगतान हम इसी वर्ष कर देते हैं।
तो एक्सपेंसेस के अंतर्गत अगर खाली एक्सपेंसेस लिखा हुआ हो, यानी केवल सैलरी या इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा हुआ हो, तो हम उनको क्या मानेंगे, नॉमिनल अकाउंट। जबकि उनके पहले या बाद में आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड लग रहा हो, आउटस्टैंडिंग शब्द या प्रीपेड शब्द अगर किसी एक्सपेंसेज के पहले या बाद में लग रहा हो, तो उस खाते को हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे। इस प्रकार से आपने इस वीडियो में देखा कि नॉमिनल अकाउंट अलग होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अलग होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी और अधिक जानकारी हम तब करेंगे जब हम समायोजन पढ़ेंगे, क्योंकि समायोजन के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 समायोजन होते हैं: एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज और प्रीपेड एक्सपेंसेज। और बाकी जो खर्चे हैं वो खर्चे ही है, यानी नॉमिनल अकाउंट है, नॉर्मल एक्सपेंसेज है। लेकिन प्रीफिक्स या सुफिक्स के रूप में अगर ये 4 वर्ड लग जाते हैं, एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, तो वो खाते कौन से खाते बन जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और उनको व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं। तो एक्सपेंसेस 2 प्रकार के होते हैं जनरली, डायरेक्ट एक्सपेंसेज एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। डायरेक्ट एक्सपेंसेज हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष व्यय, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज को हिंदी में कहते हैं अप्रत्यक्ष व्यय। देखिए, वैसे ये टॉपिक तब पढ़ा जाता है जब हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, लेकिन हमें अगर इसी को यहीं पढ़ लें तो हमारे लिए अंतिम खाते में इससे संबंधित बात को जानना सुविधाजनक रहेगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेज का मतलब ये होता है कि जो माल की बिक्री योग्य अवस्था तक, यानी वस्तु के काउंटर पर आने से पहले के जो खर्चे होते हैं, सेलेबल कंडीशन में गुड्स को लाने के पहले के जो खर्चे होते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहते हैं। और इसके अलावा व्यापार में जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है। जो वस्तु की सेलेबल कंडीशन में लाने से पहले वस्तु का निर्माण किया जाता है या वस्तु को खरीदा जाता है, तो वस्तु के निर्माण से संबंधित जो भी खर्चे होते हैं, हम इनके उदाहरण भी देखेंगे आगे। अभी मैं आपको बताऊं कि निर्माण से संबंधित खर्चे यानी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग का काम कहां पर होता है, फैक्ट्री में, तो फैक्ट्री से संबंधित जितने भी व्यय होते हैं वे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर माल निर्माण नहीं किया जाए और क्रय करके बेचा जा रहा हो, तो माल के क्रय करने या आयात करने से संबंधित जो भी व्यय होते हैं वे सारे खर्चे भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। और किसी भी खर्चे के बाद में अगर इनवर्ड शब्द लग रहा हो तो उसे भी हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे। इनवर्ड का अर्थ होता है आवक। यहां एक बात विशेष ध्यान रखने की है कि इनवर्ड और आउटवर्ड शब्दों का उल्लेख हमने रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड के संदर्भ में किया था, लेकिन रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का इनवर्ड और आउटवर्ड शब्दों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो ये 4 बातें ध्यान में रखनी है अपने को कि यदि खर्चा माल के निर्माण से संबंधित हो, फैक्ट्री से संबंधित हो, इनवर्ड वाला खर्चा हो या माल के क्रय से संबंधित हो, तो वो व्यय डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज यानी अप्रत्यक्ष व्यय माल की बिक्री से संबंधित होते हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं व्यवसाय में, वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। और माल की बिक्री का कार्य ऑफिस में किया जाता है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य ऑफिस में किया जाता है, तो ऑफिस से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और किसी भी व्यय के बाद में अगर आउटवर्ड शब्द लग रहा है, जावक शब्द लग रहा है, तो वो खर्चा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। वित्तीय व्यय, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट वगैरह जितने भी हैं वो सारे खर्चे भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के लॉसेस, सभी प्रकार की हानियां, बैड डेट्स हुआ, लॉस बाय फायर हुआ, लॉस बाय थेफ्ट हुआ,
लॉस बाय अर्थक्वेक हुआ, वे सभी प्रकार की हानियां भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। तो देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के हम कुछ ऐसे उदाहरण ले रहे हैं जिनके बारे में अक्सर बच्चों में कंफ्यूजन होता है। कुछ एक्सपेंसेस तो नेचर ही ऐसा है कि कहीं पर भी आए वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होंगे। जैसे हम बात करते हैं वेजेज, मजदूरी, कारखाने के श्रमिकों को दी जाने वाली राशि होती है ये, इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। कैरिज, गाड़ी भाड़ा, कार्टेज, वाहन व्यय, फ्राइट, रेल भाड़ा, ये खर्चे ऐसे हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेज के रूप में ही आते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वेजेज है तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, परंतु वेजेज एंड सैलरी अगर है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा, क्योंकि सैलरी और वेजेज को अलग अलग नहीं किया जा सकता। और पहले वेजेज शब्द आ रहा है तो हम इस वेजेज शब्द को प्रमुखता देते हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेज मानेंगे। लेकिन केवल सैलरी शब्द आ रहा है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है, क्योंकि ये स्वभाव से ही इनडायरेक्ट खर्चे हैं सभी। तो अगर सैलरी एंड वेजेज शब्द आ रहा है, यानी सैलरी शब्द पहले आ रहा है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होगा। लेकिन वेजेज शब्द पहले आ रहा है तो वेजेज एंड सैलरी पूरे व्यय को डायरेक्ट एक्सपेंसेज मानेंगे। अगली बात, मैंने आपको बताया था कि इनवर्ड वाले जो शब्द होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं, और आउटवर्ड वाले शब्द जो होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। इनवर्ड का मतलब होता है माल आना, आवक, है ना। आउटवर्ड का मतलब होता है माल जाना, यानी जावक। तो आने का मतलब हुआ परचेज से रिलेटेड है, और जाने का मतलब हुआ सेल से रिलेटेड है ना। तो कैरिज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड और फ्राइट इनवर्ड, अगर इन शब्दों के साथ इनवर्ड लिखा हुआ है तो इन व्ययों को डायरेक्ट एक्सपेंसेज माना जाएगा, और अगर इन शब्दों के साथ आउटवर्ड लिखा हुआ है तो इन्हें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज माना जाएगा। ठीक है। अब देखिए कि जनरल एक्सपेंसेज, सन्ड्री एक्सपेंसेज या ट्रेडिंग एक्सपेंसेज, ये अगर एक्सपेंसेज हैं तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही माने जाएंगे। और भी इसके उदाहरण हैं इनके, आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज के कुछ और उदाहरण हम यहां देखेंगे। पहले डायरेक्ट एक्सपेंसेज के उदाहरण देख लेते हैं। कोल, वाटर एंड गैस, फैक्ट्री को चलाने के लिए कोयला, पानी और गैस की जरूरत होती है, तो ये चूंकि फैक्ट्री में काम आते हैं इसलिए ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाएंगे। दूसरा है फैक्ट्री लाइटिंग, अगर फैक्ट्री को प्रकाशवान करने के लिए व्यय होता है तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। तीसरा है पावर एंड फ्यूल, फैक्ट्री पावर और ईंधन। चौथा है ऑक्ट्रॉय, माल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के बीच में पहले चुंगी लगती थी जिसको हम ऑक्ट्रॉय कहते हैं। फिर है उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी, माल के उत्पादन पर सरकार की ओर से लिया जाने वाला शुल्क एक्साइज ड्यूटी कहलाता है। फिर है सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, माल के आयात पर लगने वाला शुल्क है। इंपोर्ट ड्यूटी या आयात शुल्क जो होता है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। और कंज्यूमेबल स्टोर्स, यानी मशीनों को प्रॉपर्ली मेंटेन करने के लिए ग्रीस वगैरह की जरूरत पड़ती है, उन्हें हम कंज्यूमेबल स्टोर्स कहते हैं। ये सारे व्यय चूंकि फैक्ट्री या माल के खरीदने से रिलेटेड है इसलिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज की, जिसमें आता है प्रमुख रूप से विज्ञापन व्यय या फ्री सैंपल, इंश्योरेंस प्रीमियम, अगर बिल्डिंग का या मशीनरी का किसी का भी हमने बीमा करवा रखा है तो वो व्यय आता है। ध्यान रखना इसमें स्वामी का जीवन बीमा व्यय नहीं है, क्योंकि स्वामी का जीवन बीमा व्यय ड्राइंग अकाउंट के अंतर्गत आता है। सेल्समैन सैलरी, एक्सपेंसेज एंड कमीशन, अगर हमने माल को बेचने के लिए विक्रयकर्ताओं की नियुक्ति कर रखी है तो उनका वेतन, व्यय और कमीशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज कहलाएगा। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज यानी यात्रा व्यय, वो
माल बेचने के लिए जो यात्रा करते हैं उनका खर्चा, एक्सपोर्ट ड्यूटी यानी निर्यात शुल्क, डिलीवरी व्हीकल एक्सपेंसेज यानी माल की डिलीवरी करने के लिए जो वाहन व्यय होते हैं वो खर्चा, एजेंट्स कमीशन, विक्रय कार्य के लिए जो नियुक्त एजेंट होते हैं उनका कमीशन, पैकिंग चार्जेस, माल को पैक करके भेजते हैं तो उसका पैकिंग का खर्चा, अपकीप एक्सपेंसेज यानी किसी भी मशीनरी मोटर कार वगैरह को मेंटेन रखने का खर्चा, डिस्काउंट अलाउड, कैश डिस्काउंट के अंतर्गत हमने इसको विस्तृत रूप से पढ़ लिया था, स्वीकृत भत्ता होता है ये, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेज ये भी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष व्यय है, बैंक चार्जेज, बैंक हमसे डीडी कमीशन या एसएमएस चार्जेज आदि प्रकार के व्यय वसूल करता है, वो खर्चे इसमें आते हैं, हीटिंग एंड लाइटिंग ये भी अप्रत्यक्ष व्यय का उदाहरण है, ऑफिस को सर्दी के अंदर गर्म रखने के लिए जो खर्च किया जाता है वो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंसेस जो होता है यानी इसके अंतर्गत फोटोकॉपी का खर्चा आता है या प्रिंट आउट निकालने का खर्चा आता है, कार्ट्रिज रिफिल कराने का खर्चा आता है, कोई छोटी मोटी पेन वगैरह स्टेशनरी खरीदने के लिए ऑफिस में वो खर्चा भी इसमें आता है, फिर है पोस्टेज, कोरियर एंड टेलीग्राम ये खर्चे भी इसमें आते हैं, है ना, कोरियर चार्जेज, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। टेलीग्राम अब भारत सरकार द्वारा बंद किया जा चुका है, परंपरावश इसको लिखते हैं हम। लीगल चार्जेज, वैधानिक व्यय, वकील साहब कोई कानूनी कार्यवाही के लिए फीस लेते हैं वो इसमें आती है, कोई हम एफिडेविट कराते हैं या कोई खर्चा लगता है वो इसमें आता है, नोटरी कराते हैं वो इसमें आता है लीगल चार्जेज में। ऑडिट फीस, हमें हर वर्ष के अंत में लेखा पुस्तकों की सीए से ऑडिट करानी पड़ती है ना, तो उसका खर्चा ऑडिट फीस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में आता है। डेप्रिसिएशन यानी मशीनों का, फर्नीचर का, कंप्यूटर का मूल्यह्रास जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, व्यापार में किसी भी प्रकार की संपत्ति का छोटा मोटा रिपेयरिंग और मेंटेनेंस का खर्चा भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये सारे खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल मैंने अधिकतर एग्जाम्पल कवर करने की कोशिश की है, और भी कई एग्जाम्पल हो सकते हैं